गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक, सुप्रभात। आइए आज इन्वायरमेंट के अगले क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आइए उसकी शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो की वाचिंग की तरफ बढ़ें, जिससे हमको पढ़ाने में और आपको पढ़ने में मज़ा आए। और आज आपके लिए हम कुछ ना कुछ लेकर आए हैं, तो जितने ज़्यादा लोग लाइव होंगे उतने अच्छे से हम उसको समझा पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, कल 20 तक हमने किया था ना, 21वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है, किसे भैया? वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। मतलब किसे हम वन्य क्षेत्र कहेंगे? तो क्या 50% से कम उसे कहेंगे, क्या 50 से अधिक उसे कहेंगे, 75 से कम उसे कहेंगे, 25 से कम उसे कहेंगे? तो देखिए भैया, इसका सही आंसर क्या हो जाता है? सही आंसर होता है कि 50% से कम। जहाँ पर मानव क्रियाएं हुई होंगी उसी को वन क्षेत्र कहेंगे। जहाँ पर क्रिया इससे ज़्यादा हो गई होगी उसे वन क्षेत्र नहीं कहेंगे। फिर उसे क्या कहेंगे? हमने देखे हम जब आपको बता रहे थे वन स्थित रिपोर्ट के बारे में, तो वहाँ हमने बताया था कि दो तरह से निकाला जाता है, एक तो वन क्षेत्र, एक तो वृक्ष क्षेत्र। तो इसे वृक्षावरण क्षेत्र बोलेंगे। जब 50% से अधिक हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? वृक्षावरण क्षेत्र बोलेंगे। और आपको अच्छे से पता है कि 33.33% भूभाग पर यदि वन है तो उसे आदर्श क्षेत्र माना जाता है। क्या माना जाता है? आदर्श क्षेत्र माना जाता है। ये पॉइंट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? क्या वो संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, जिसे इकोटोन भी कहते हैं? क्या वह अनुक्रमण क्षेत्र कहलाता है? क्या वह चरम अवस्था कहलाती है? क्या वह क्रमकी कहलाती है? ठीक, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, सही से आंसर दीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाता है? पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है? इकोटोन। क्या होता है? इकोटोन। इकोटोन का मतलब क्या होता है? इकोटोन का मतलब होता है मेरे भैया, मेरे बच्चे, दो जैविक समुदाय के बीच का संक्रमण क्षेत्र। इकोटोन का मतलब क्या होता है? दो जैविक समुदाय के बीच का, दो जैविक समुदाय के बीच का संक्रमण क्षेत्र। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे इकोटोन। जैसे घास स्थल ले लें भैया और वन स्थल ले लें, ये देख रहे हैं ना, इसको मान लें कौन सा है? घास स्थल है। ये कौन सा स्थल भी है? वन स्थल है। दोनों के बीच का जो क्षेत्र देख रहे हैं ना भैया, ये इसे क्या बोलेंगे? इकोटोन। और जो ये लाइन दिख रही है ना भैया किनारे किनारे, इसे इको लाइन बोलते हैं। इसे बोलेंगे इको लाइन और इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? इकोटोन बोला जाता है। टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। बात क्लियर हुई यहाँ तक? चलिए, हमने कहा आपके लिए आज कुछ है मेरे पास, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। है क्या? रख हौसला, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से
विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ये तो कहीं ना कहीं जियोग्राफी से रिलेटेड हो जाता है, लेकिन एनवायरनमेंट से भी है, क्योंकि सर्वाधिक नुकसान एनवायरनमेंट को इसी से होता है। क्या? कोयला। क्या है भैया? कोयला है वो। ठीक, ना तो खनिज एवं गैस है, ना तो जल विद्युत है क्या? कोयला है। ठीक, हमने कहा भैया जितने भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं ना, इसके लिए अलग से कॉपी बना लीजिएगा। आप सीधे सीधे क्वेश्चन लिखिएगा, उसके सामने डैश करके आंसर लिख लीजिएगा। जितने भी सब्जेक्ट का हो रहा है भैया, सब का काम आपको यही करना है। एग्जाम के टाइम पर आप यही पॉइंट पढ़ के चले जाइए, एग्जाम दे के चले आइए, आप काफ़ी कुछ आपको वहाँ से मदद मिल जाएगी। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो ये तो सबको पता है और कमेंट भी सब लोग करेंगे इस पर अच्छा खासा। तो देखिए भैया है क्या, जल्दी से कमेंट करेंगे, है क्या? 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार ने कब पारित किया? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। एक्चुअल डेट क्या है? 13 मई 1986। 23 में 1986 को ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसमें कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं? तो 4 अध्याय और कितनी धाराएं हैं? 26 धाराएं हैं। 4 अध्याय और 26 धाराएं किसमें हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में। बात क्लियर? जल्दी से कमेंट करिएगा, बात क्लियर? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था कब? देखिए भैया, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको पीछे रिकॉल करना होगा। आपको पता है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था भैया? 1992 में, जिसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। किस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है? रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक, अब इसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1997 हो जाएगा। तो 1997 में पृथ्वी +5 सम्मेलन हुआ। ये तो हुआ भैया, 5 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? इतना। तो पृथ्वी +5 सम्मेलन हुआ। तो कब हुआ? 1997 में। भी कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ था भैया? दोनों सम्मेलन कहाँ हुए? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुए। बात क्लियर? जल्दी कमेंट करिएगा, बात क्लियर? किसी को कोई भी डाउट होता है भी किसी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता, नहीं तो आपके साथ हम मौजूद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भैया कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा भैया कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? प्रकाश संश्लेषण आपको पता है जरूरत किसकी होती है? जरूरत होती भैया O2 की, जरूरत किसकी होती भैया? CO2 की। जरूरत किसकी होती भैया? H2O की। जरूरत किसकी होती भैया? प्रकाश की। जरूरत किसकी होती भैया? क्लोरोफिल की। ठीक, क्लोरोफिल की। अब बनता क्या है? ग्लूकोज बनता क्या है? ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 प्लस क्या बनेगा भैया? O2 निकलता है और क्या बनता है? H2O बनता है। ठीक, ग्लूकोज बनेगा प्रकाश संश्लेषण की मदद से। ज़रूरत इन सब चीज़ों की पड़ती है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2, H2O, ग्लूकोज पेड़ पौधे अपने लिए बनाते हैं, O2 बाहर निकालते हैं और जल भी निकलती है कुछ मात्रा में। लेकिन इसके दौरान कितनी ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? सही ऑप्शन हमारा होता भैया A। 1 से 2% ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या भैया, एक पारितंत्र में शैवाल का स्थान होता है। आपको पता है शैवाल क्या है? जिसको इन विलेज एरिया भैया क्या बोला जाता है? इसको काई बोलते हैं ना, काई। शैवाल, इसी को काई बोला जाता है। एल्गी। तो जरा बताइए भैया शैवाल है क्या? तो देखिए ऑप्शन भैया, क्या वो उपभोक्ता है? बिल्कुल नहीं है। क्या वो उत्पादक है? बिल्कुल, यही तो है ना, यही तो है। अपना भोजन स्वयं बनाती है शैवाल, इसीलिए इसको किस में रखा जाता है? उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। तो एक पारितंत्र में शैवाल का स्थान होता है किसमें भैया? उत्पादक में। ठीक,
और पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? शैवाल के द्वारा ही होती है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आया सबको? कमेंट करिएगा समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है भैया कि एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेढक होते हैं। अब कोई बड़ा तालाब पारितंत्र है, उसमें बड़ी मछलियां, कछुए और मेढक को किस में रखा गया है? क्या वो उत्पादक होते हैं? क्या ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं? बिल्कुल नहीं बना पाते हैं। ये ऑप्शन सीधे सीधे गलत होता है। क्या ये अपघटक होते हैं? अपघटक में तो जीवाणु, जो बैक्टीरिया होते हैं भैया, है ना, वो सब आते हैं। क्या ये होता है? बिल्कुल नहीं होता है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। क्या इसमें देखिए, जो उत्पादक को खाएं सीधे वो प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, तो इसमें तो छोटी मछलियां आएंगी, लेकिन सीधे सीधे कहा है बड़ी मछलियां, तो किस में आएंगे? द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता में ये लोग आते हैं। 3 श्रेणियां बताई गई थी भैया। इस तरह से देखिए, आपको बताया गया था नीचे उत्पादक होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। उपभोक्ता की बात की जाए तो इनको कई श्रेणी में कैटेगराइज किया गया था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक, तो प्राथमिक में जो सीधे उत्पादक को खाएंगे, द्वितीयक में या जो प्राथमिक को खाएंगे वो द्वितीयक में आएंगे। तो बड़ी मछलियां, कछुए सब किस में आते हैं? द्वितीयक में आते हैं, है ना। बात क्लियर हुई यहाँ तक? जल्दी कमेंट करेंगे बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को कहते हैं, विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को कहते हैं। ठीक, यहां पर देखिएगा क्या होगा भैया, इस ऑप्शन की जगह क्या होगा? जैव मंडल। क्या होगा? जैव मंडल। ठीक, तो हमने कहा कि विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं? क्या जैव मंडल है? क्या वायुमंडल है? क्या स्थल मंडल है? क्या आयन मंडल है? क्या जैव मंडल? तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा भैया हमारा? जैव मंडल। जैव मंडल है क्या? पृथ्वी के चारों ओर 30 किलोमीटर तक। कितना भैया? हमने कहा पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर 30 किलोमीटर, पृथ्वी के चारों ओर 30 किलोमीटर जो मोटी परत है ना, और किसकी? वायु। किसकी भैया? वायु, जल। ठीक, वायु, जल, स्थल, इनकी जो 30 किलोमीटर तक मोटी परत, यही क्या है? जैव मंडल है, जहां पर पाया क्या जाता है? जीवन, जहां पर जंतु और पेड़ पौधे दोनों पाए जाते हैं, उसी को जैव मंडल कहते हैं, है ना। अब देखिएगा भैया, जहां पर तीनों मिलेंगे वही तो जैव मंडल है, जहां पर तीनों मिलेंगे वही क्या है? जैव मंडल है। अब हमने कहा जहां पर क्या मिले? आपका स्थल मंडल मिल जाए, जहां पर आपका क्या मिल जाए? वायुमंडल मिल जाए, जहां पर आपका क्या मिल जाए? जल मंडल मिल जाए। ये देखिए, तीनों मंडल जहां पर मिलते हैं उसी को क्या बोलते हैं? जैव मंडल। देखिए ये स्थान दिख रहा ना भैया, तीनों यहीं पर आकर मिल रहे हैं भैया, ये क्या होगा हमारा? जैव मंडल। मतलब जीवन यहीं पर होगा। ठीक, जीवन यहीं पर होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जैव मंडल के नाम से संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन हुआ भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम परितंत्र को क्या कहते हैं? घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम परितंत्र को क्या कहते हैं? अब जरा देखिए, घरों में भैया कांच का बंद कोई सिस्टम होता है, अब उसे किस नाम से संबोधित किया जाता है? क्या उसे हर्बेरियम कहते हैं? हर्बेरियम तो क्या होता है भैया? ये तो पेड़ पौधों को सुखा कर बनाया जाता है। नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। क्या वो हाइड्रोपोनिक्स है? हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है भैया कि हवा में पौधे उगाना। क्या ये है? बिल्कुल नहीं है। वीडियोकॉन है तो कंपनी का नाम? बिल्कुल नहीं है क्या? एक्वेरियम। क्या है? एक्वेरियम। ठीक, जिसे कृत्रिम पारितंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम पारितंत्र के नाम से भी जाना जाता है। किसको? एक्वेरियम को। एक्वेरियम को जल जीवशाला के नाम से भी संबोधित करते हैं। किस नाम से? जल जीवशाला के नाम से भी संबोधित करते हैं। किस नाम से? जल जीवशाला भी इसी को कहते हैं। कृत्रिम जलाशय भी इसी को कहते हैं। पानी से भरा बर्तन या कांच का हौज, पानी से भरा बर्तन या कांच का हौज ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भैया? एक्वेरियम कहलाता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है भैया विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को कहते हैं।
विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को कहते हैं? जल्दी कमेंट करके बताइए, तो क्वेश्चन शायद रिपीटेड हो गया। विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को कहते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा परिवर्तित है, क्या कहेंगे? विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं? जयमंडल के नाम से संबोधित किया जाता है। अभी हमने बताया कि जहां पर जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल तीनों मिल जाएं, उसे क्या बोलेंगे? जयमंडल बोलेंगे। और यही तो सीधे सीधे पूछ रहा है आपसे कि सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं? जयमंडल कहते हैं। गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए, हमको कुछ और मिला हुआ, आपको बता देते हैं। सुबह की क्लास है तो आपका हंसना जरूरी है थोड़ा सा। आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, उसके लिए कहा गया जब कन्या अपने पिता के घर होती है तो रानी रहती है, जब कन्या अपने पिता के घर रहती है तो रानी रहती है, पहली बार ससुराल जाती है तो लक्ष्मी बनकर जाती है, और ससुराल में काम करते करते बाई बन जाती है। क्या बन जाती है? बाई बन जाती है। इस तरह लड़कियां रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण कर लेती हैं। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है? बिना तलवार के ही बिना तलवार के पति को क्या समझ लेती हैं? अंग्रेज समझ लेती हैं, है ना। और वो अंग्रेज ना होते हुए भी अंग्रेजी पीना शुरू कर देता है इसी चक्कर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा भैया, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है। अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र कैसा होता है? जल्दी कमेंट करके बताएंगे। क्या वो कृत्रिम होता है? क्या वो जली होता है? क्या अनियंत्रित होता है? या अंतरिक्ष पारितंत्र ही बोला जाता है उसको? तो अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र कैसा होता है? कैसा होगा भैया? कृत्रिम पारितंत्र होता है। कैसा होता है? कृत्रिम पारितंत्र होता है। कृत्रिम मतलब क्या होता है भैया? मानव निर्मित। ठीक, कृत्रिम मतलब क्या होता है भैया? मानव निर्मित। अंतरिक्ष यान में जो भी बना होता है पारितंत्र, वो कैसा होगा? कृत्रिम ही होगा, वो प्राकृतिक नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भैया कि जीवाणु एक्टिनोमाइसिटीज व कवक को कहते हैं। जो जीवाणु होता है एक्टिनोमाइसिटीज होता है, और कवक को क्या कहते हैं? थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा भैया। निचला स्तर उत्पादक का, बीच का उपभोक्ता का, और सबसे ऊपर का स्तर किसका होता है? अपघटक का। किसका होता है? अपघटक का। जो उत्पादक उपभोक्ता, इनकी मृत्यु के बाद इनको क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते हैं, फिर से मृदा में मिला देते हैं। जहां से उत्पन्न हुए वहीं फिर इनको मिला देते हैं। ठीक है, वही क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है, तो देखिए जीवाणु एक्टिनोमाइसिटीज और कवक किस श्रेणी में आते हैं भैया? अपघटक की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? सामान्य रूप से जो आहार श्रृंखला होती है भैया, उसमें कितनी कड़ियां होती हैं? तो ये तो काफ़ी लोगों को पता होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे 10 सेकंड के अंदर। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? ठीक, क्या 2 होती है, क्या 3 होती हैं, क्या 4 होती हैं, क्या 5 होती हैं? तो कड़ियां कितनी होती है भैया? 4 कड़ियां। ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? 4 कड़ियां होती हैं। किसमें? आहार श्रृंखला में। जो प्रथम कड़ी है भैया, वह स्वपोषी की होती है। किसकी होती है? स्वपोषी की होती है, जिसे क्या बोलते हैं? उत्पादक भी कहते हैं। ठीक, दूसरी कड़ी किसकी होगी? प्राथमिक उपभोक्ता की होगी, जिसमें कौन आएंगे? शाकाहारी आएंगे। कौन आएंगे? शाकाहारी आएंगे। और द्वितीयक उपभोक्ता तीसरी कड़ी होती है, इसमें कौन आएंगे भैया? मांसाहारी आएंगे। कौन आएंगे? मांसाहारी आएंगे। और जो तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं, तृतीयक उपभोक्ता में कौन आते हैं? सर्वाहारी आते हैं। और सर्वाहारी में कौन से लोग होते हैं? सिर्फ एक ही जानवर है सर्वाहारी का, और जानवर कौन सा? मनुष्य। देखिए कितना अच्छा नाम है, जानवर से संबोधित किया हमने भैया मनुष्य को। मनुष्य क्या होता है? सर्वाहारी होता है। ये पाएगा तो घास फूस भी खा जाएगा, पाएगा तो कीड़े मकोड़े भी खा जाएगा, पाएगा तो बड़े से बड़े जानवर को भी ये खा जाता है। तो मनुष्य कैसा होता है? सर्वाहारी होता है। ठीक,
अगला देखिए भैया दिया गया, किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है। किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है। उत्पादकता ध्यान रखिएगा भैया, क्या वो संख्या पिरामिड है, क्या वो बायोमास पिरामिड है, क्या ऊर्जा पिरामिड है, क्या बी और तथा सी दोनों। जल्दी से कमेंट करेंगे भैया, इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या है वो, उसे हम क्या बोलेंगे। ठीक, उसे हम किस नाम से संबोधित करेंगे, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। तो है क्या, देखिए सही ऑप्शन क्या भैया, सही ऑप्शन है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड ही है जो पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकता का बोध कराता है कि कितना उत्पादन हो। आपको अच्छे से पता है कि 100% यहाँ पर, 10% यहाँ पर, 1% यहाँ पर, क्योंकि एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है, मात्र 10% ही होता है। कितना होता है, मात्र 10% ही होता है। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक है। जीवी को हम क्या लिख सकते हैं, जैवीय भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जैवीय भी लिख सकते हैं। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके भैया, इनमें से कौन सा एक जीवीय या जैवीय संगठक नहीं है। नहीं पर ध्यान दीजिएगा, हमने शायद क्वेश्चन है पढ़ दिया था, नहीं पर ध्यान दीजिएगा। कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है, जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा जीवी संगठक नहीं है। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। जल्दी बताइए भैया। तो देखिए क्या है ये, वायु एक जीवी घटक नहीं भाई, इसमें भी जीव है, इसमें भी जीव है, इसमें भी जीव है, वायु में जीव नहीं है, तो एक ऐसा भी एक जीवी संगठक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भी, अधोलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा, सब बता भी देंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, बिल्कुल नहीं है। क्या घास का मैदान है, बिल्कुल नहीं है। क्या वो पर्वतीय क्षेत्र है, बिल्कुल नहीं। तो सही क्या होगा, समुद्री क्षेत्र। क्या है, सामुद्रिक क्षेत्र। सबसे बड़ा अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र है कौन सा, समुद्र का। समुद्र की जगह पर अगर दे दे वे महासागर सागर दे दे तो भी वो सही माना जाता है। ठीक, कुछ भी दे दे तो क्या माना जाता है, भी सही माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भैया कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 क्वेश्चन और इसके बाद फिर समाप्त होता है। हमने कहा कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला कथन कहता भैया कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। किसने किया था, एजी टांसले ने। और कब किया था, 1935 में। ठीक, ये मेंशन नहीं था, हमने कर दिया। दूसरा कथन कहता है कि जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। बिल्कुल सही है, तो ये कथन भी सही, ये कथन भी सही। तीसरा कथन कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। बिल्कुल नहीं भैया, उपभोक्ता कहाँ प्रकाश संश्लेषण करेगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। चौथा ऑप्शन कहता है कि वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करता है। वियोजक मतलब भैया वही अपघटक। वियोजक मतलब कौन, वही अपघटक। अपघटक बिल्कुल ये काम नहीं करते हैं, वो कार्बनिक को अकार्बनिक में परिवर्तित कर देते हैं। उल्टा कर दिया इसने। तो ये 2 ऑप्शन गलत हो गए। सही कौन सा हुआ, पहला दूसरा। तो ऑप्शन देखिए कहाँ मिल रहा हमको, देखिए ए ऑप्शन। बिल्कुल ए ऑप्शन देखिए मिल रहा ना भैया कि पहला व दूसरा सही है। बात समझ गए, बात क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन लंबा तो है लेकिन है बहुत ही आसान। हम करते क्या है कि बड़ा शेड्यूल देखकर डर जाते हैं ना, नहीं डरना है, धैर्य बना के रखिए। सारी चीज़ें आपको आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर दी जाएंगी और अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रही है। अगला देखिएगा भैया। अगला क्वेश्चन कहता है 38 है, क्वेश्चन कटा हुआ शायद भैया कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है भैया कि पारिस्थितिकी
अस्थाई मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर, चलिए इसको देखिएगा। 39वां क्वेश्चन यहाँ देखिएगा भैया। नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं। कितने वाक्यांश भैया? 2 वाक्यांश दिए गए हैं। पहला वाक्यांश है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। बिल्कुल सही है। जो प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं जलवायु का सही सूचकांक होती हैं, बिल्कुल। दूसरा भैया कारण क्या बता रहा है कि जलप्रिय पौधे, जो जलप्रिय पौधे होते हैं वो आर्द्र नम जलवायु में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो दोनों सही तो है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। अब दिया गया भैया उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? कौन एक सही है? क्या ए आर दोनों सही? बिल्कुल सही तो दिख रहा ना भैया हमको, आर ए दोनों सही। लेकिन हमको आगे चर्चा थोड़ी सी देखनी है। सही स्पष्टीकरण है आर, सही स्पष्टीकरण किसका? ए का। ठीक है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब समझा देते हैं यहीं पर कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। ये तो जहाँ समझ रहे हैं ना भैया कि वनस्पतियाँ ही जलवायु के बारे में सूचित करती हैं। वनस्पतियाँ कटना शुरू हो जाएंगी, जलवायु परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में उगते हैं। भाई वनस्पतियां मतलब क्या? वही पेड़ पौधे। और उगने की बात हो रही किसकी? पेड़ पौधों की। कहां पर? आर्द्र जलवायु में। तो दोनों ऑप्शन सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। ठीक, पहला ऑप्शन क्या हो जाता है भैया? हमारा करेक्ट हो जाता है पहला ऑप्शन। बात क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बात को सुनते रहिएगा, कवर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन कहता भैया, अच्छा देखिए 40वां क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा? ये तो बहुत आसान है, ना तो मरुस्थल है ना तो पर्वत है, क्या महासागर? सर्वाधिक अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र है कौन सा भैया? कौन सा है? महासागर है। ठीक, सबसे छोटा भैया कौन सा तंत्र होता है? वर्षा की बूंद। कौन सा भैया? वर्षा की बूंद होती है सबसे छोटी। सबसे बड़ा कौन सा होता है? महासागर होता है। कृत्रिम सबसे बड़ा कौन सा होता है? कृत्रिम सबसे बड़ा धान का खेत, धान का खेत। और भैया छोटा कौन सा होता है? एक्वेरियम। कौन सा होता है? एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम होता है। बात क्लियर? यह क्वेश्चन क्लियर हो गया भैया? जल्दी कमेंट करिए क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब देखिएगा भैया, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ना कि चैट में। क्वेश्चन आपका भैया पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययिता है या किस आंदोलन का नारा है? क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा और आप लोग इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है। ठीक, उसके पहले कुछ और हमको एक चीज़ बता देते हैं, आप लोग थोड़ा सा हंस लीजिए जाते जाते। एक बार किसी ने पूछा कि ये शादी कब होती है? एक बार किसी ने पूछा कि ये शादी कब होती है? जवाब था कि जब आपका समय अनुकूल ना हो। किसी का जवाब था कि जब आपका समय अनुकूल ना हो, मतलब आपके अनुसार ना हो। राहु केतु और शनि की दशा खराब हो आपके जीवन में, आपका मंगल कमज़ोर हो, और जहाँ भगवान आपका मजाक बनाने के चक्कर में हो, आपके मज़े लेने की ठान लिए हों जब भगवान, तब शादी होती है। ठीक, ये तो थोड़ा सा भी आपको रिचार्ज करना पड़ता है। सुबह की क्लास होती है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। हम आशा करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी, एनर्जेटिक लगी होगी। ऐसी ही सारी क्लास आपको मिलती रहेगी आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो वीडियो को जितने लोग लाइव हैं, जितने लोग चैटिंग पर हैं, वो लोग लाइक करें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए भैया सब्सक्राइब भी करें। आज क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए।